नमस्कार दोस्तों, इजी में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारे गेट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। गेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश कर, वीडियो को रोकते जाइए, पॉज कीजिए और उसके बाद में खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो देखती हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। In compound DC motor, the shunt field winding as compared to series field winding will have option A, less turn and small cross sectional of wire, more turn and small cross section of wire, less turn and large cross section of wire, more turn and large cross section of wire। इनका कहने का मतलब है कि फील्ड वाइंड कंपाउंड मोटर में शंट फील्ड जो है वो सीरीज वाइंडिंग के कंपेयर में, सीरीज वाइंडिंग शंट वाइंडिंग जो है वो सीरीज वाइंडिंग के कंपेयर में किस तरीके की होती है। क्या कम टर्न होती है और ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, किस तरीके से होती है अभी हम देखेंगे। वो डिपेंड करता है उसके करंट के फ्लो पे, वो जो है वो डिपेंड करता है उसके करंट के फ्लो पे। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक शंट मोटर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटी सी शंट मोटर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी सीरीज फील्ड हो गई, ये इसकी सीरीज फील्ड हो गई और ये इसकी शंट फील्ड हो गई, शंट फील्ड और ये सप्लाई, ठीक है। अब देखिए, जब फील्ड को करंट जाएगा, जब शंट फील्ड को करंट जाएगा, शंट फील्ड को करंट जाने वाला ISH करंट रहेगा, वो कैसे जाएगा, जितना फील्ड को लगता है, जितना फील्ड को रिक्वायर्ड है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, फील्ड को जितना रिक्वायर्ड है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए उतना ही करंट लेगा। फील्ड को जितना रिक्वायर्ड है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए उतना ही करंट ये लेगा, बराबर। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सीरीज फील्ड कितना करंट लेगी, जितना आर्मेचर को लगेगा, यानी कि जो आर्मेचर को रोटेट होने के लिए जितना करंट लगेगा उतना करंट सीरीज वाइंडिंग में से जाएगा, यानी कि ज़्यादा करंट जाएगा। फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कितने मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आर्मेचर में जो फ्लो होने वाला करंट है, वो लोड करंट है, वो बहुत ज़्यादा होगा। लोड करंट फील्ड करंट के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ से करंट का जो है, इसीलिए शंट फील्ड में से अगर लेस करंट फ्लो होता है तो हमें करंट कम है, इसीलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा चाहिए, कम चाहिए। एक पॉइंट तो हो गया हमारा, हमें रिक्वायर्ड है स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। सीरीज फील्ड के मुकाबले, सीरीज फील्ड में जो वाइंडिंग यूज होने वाले है उसके मुकाबले शंट फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया की कंडक्टर की, वो हमें कैसी चाहिए, स्मॉल। एक पॉइंट तो हो गया, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें चाहिए। अब हमें नंबर ऑफ टर्न देखिए, रिक्वायर्ड फ्लक्स जो है वो कौन क्रिएट करता है, रिक्वायर्ड फ्लक्स जो है वो क्रिएट करते हैं शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग हमें रिक्वायर्ड फ्लक्स देते हैं। अब रिक्वायर्ड फ्लक्स यानी क्या, क्योंकि आर्मेचर को अगर मैं आर्मेचर के शाफ्ट पे अगर मैं लोड इंक्रीज कर दूं, आर्मेचर के शाफ्ट पे अगर मैं लोड इंक्रीज कर दूं, तो उसको कांस्टेंट स्पीड में, यानी कि उसके जो मेन स्पीड है, जो उसकी आइडेंटिकल स्पीड है, उस स्पीड में लाने के लिए उसको
जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, जो फ्लक्स प्रोवाइड करेंगे वो शंट फील्ड ही करेंगे, क्योंकि शंट मोटर में ही कांस्टेंट स्पीड होती है। लोड आप कम करो या ज़्यादा करो, वो शंट मोटर में कैसी होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो ये शंट वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल है कांस्टेंट स्पीड देने के लिए। शंट वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल है कांस्टेंट स्पीड देने के लिए, क्योंकि शंट वाइंडिंग ही कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, शंट वाइंडिंग ही कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। इसीलिए मोटर को जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है, मोटर को जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है, वो रिक्वायर्ड फ्लक्स प्रोवाइड करने का काम कौन सी फील्ड कौन सी वाइंडिंग करती है, शंट वाइंडिंग करती है। इसीलिए नंबर ऑफ इसीलिए हमको फ्लक्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर फ्लक्स हमें ज़्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायरमेंट इज मोर टर्न आर रिक्वायर्ड। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए मोर टर्न और स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में है, आई थिंक बी पॉइंट में। इसीलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, इसीलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं समझा के दे रहा हूँ आपको। आप चाहे तो इसमें जैसे कि हमने एक बार अगर पढ़ लिया, अगर समझ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एक एक सेकंड में हो जाते हैं। जैसे पढ़ लिया, अगर अभी आपने समझ लिया, जब भी अगर ये क्वेश्चन आएगा या फिर आपको ये क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा, तो आप एक सेकंड के अंदर इस पे टिक कर सकते हो। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी छोड़ना मत, इसीलिए इसका कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर रन एट 1000 rpm on no load when it is armature terminal are connected at the 200 volt DC source and the rated voltage is applied to the field winding. The armature resistance of this motor is 1 ohm. The no load armature current is negligible with the motor developing its full load torque. The armature voltage is set so uh, that the motor speed is 500 rpm when the load torque is reduced to 50%। लोड टॉर्क रिड्यूस कितना किया है इन्होंने, 50%। हाँ चलिए देखते हैं। ऑफ द फुल लोड वैल्यू अंडर द सेम आर्मेचर वोल्टेज कंडीशंस द स्पीड राइज टू 520 rpm neglecting the rotational losses and the full load armature current इन एम्पियर्स। हमें फुल लोड आर्मेचर करंट निकालना है इसमें। अब क्या क्या दिया है इसके हिसाब से हम चलते हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी पेज चेंज करने वाला हूँ, इसीलिए आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो के रोक के नोट डाउन कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप पढ़ाई करोगे तब अगर स्क्रीनशॉट निकाला हो तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो चलिए नए पेज पे जाते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें n1 कितना दिया था, हम n1 से स्टार्टिंग करेंगे। n1 इक्वल्स टू हमें 1000 rpm दिया था, ठीक है। और v1 इक्वल्स टू स्टार्टिंग में हमने 200 वोल्ट का सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में आर्मेचर करंट निग्लिजिबल बोला था, इसलिए हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब EB1 इक्वल्स टू V माइनस IA RA, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो EB कितना निकल के आ जाएगा, EB1 इक्वल्स टू 200 वोल्ट, ठीक है। EB निकल के आ गया। चलो EB1 तो निकल के आ गया। अब N2 की बात करते हैं, दूसरी स्पीड की बात करते हैं। दूसरी स्पीड हमारी कितनी है, 500 rpm। दूसरी स्पीड की हम बात कर रहे हैं, दूसरी स्पीड है हमारी 500 rpm, ठीक है। तो
इस स्पीड के ऊपर से हम EB2 निकाल सकते हैं। EB2 अपॉन EB1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। रख दीजिए वैल्यू। EB2 इक्वल्स टू 500, N2 कितना दिया हुआ है हमें 500 इंटू EB1 हमारा कितना निकला 200 अपॉन N1 कितना है हमारा, N1 है 1000 RPM। N1 हमारा कितना है 1000 RPM। तो EB2 कितना निकल के आ गया हमारा, EB2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 100 वोल्ट। चलिए EB1 EB2 तो निकल के आ गया मेरा। अब यहाँ से चालू करते हैं फिर हम। हाँ, EB2 इक्वल्स टू मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ V माइनस IA RA, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं EB2 की वैल्यू अगर डाल दूँ 100 इक्वल्स टू V माइनस IA। दोस्तों हमारी ये मोटर कौन सी थी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, इसलिए मेरा IA इक्वल्स टू IL हो जाएगा। IA इक्वल्स टू IL इंटू RA। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, N3 की बात करते हैं। अब N3 इक्वल्स टू कितना दिया था 520 RPM। ठीक है, 520 से स्पीड इंक्रीज हो गई थी हमारी। ठीक है, अब EB सेम वही फंडा, EB3 अपॉन EB1 इक्वल्स टू N3 अपॉन N1। EB चलिए वैल्यू रख देते हैं, EB3 इक्वल्स टू 520 इंटू 100 अपॉन 1000। अब EB3 इक्वल्स टू कितने आ जाएगा 104 वोल्ट। 104 वोल्ट। अब सेम फंडा मैं यहाँ पे जैसे इस्तेमाल किया था वही फंडा मैं EB3 के लिए भी इस्तेमाल करूँगा। EB3 इक्वल्स टू V माइनस IA RA। ठीक है, अब EB3 कितना निकल के आ गया 104 इक्वल्स टू V माइनस। अब देखिए एक कंडीशन दी हुई थी हमें कि स्पीड हमने 50% से रिड्यूस कर दी थी। स्पीड जो है हमने वो 50% से रिड्यूस कर दी थी। जैसे कि आप न्यूमेरिकल में देखोगे वहाँ पे हमने देखा था कि स्पीड जो है 50% से रिड्यूस कर दी थी। इसका मतलब आधी कर दी थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमें कितनी थे 1000 RPM, उसके बाद में हमने उस स्पीड को आधी कर दी, 50% से रिड्यूस कर दिया। तो 500 RPM तक लेके आ गए। इसका मतलब 50% से स्पीड रिड्यूस कर दिया। स्पीड कब रिड्यूस होती है, जब टॉर्क रिड्यूस होता है। टॉर्क जब रिड्यूस होता है इसका मतलब 50% हमें टॉर्क को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। और टॉर्क कब रिड्यूस होता है, जब करंट रिड्यूस होता है, आर्मेचर करंट रिड्यूस होता है तब। आर्मेचर करंट अगर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, आर्मेचर करंट रिड्यूस हो गया 50% में, यानी आधा ही हो गया, हाफ हो गया ना। तो ठीक है, अगर मैं IA इक्वल टू IL कर दूं, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है इसलिए IA इक्वल टू IL, और मेरा 50% से मैंने स्पीड रिड्यूस कर दी, इसके लिए करंट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि करंट रिड्यूस होगा तभी टॉर्क रिड्यूस होगा, टॉर्क रिड्यूस होगा तभी जाके स्पीड रिड्यूस होगी। तो IL/2 इंटू R। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 100 प्लस IL R इक्वल्स टू V। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को। और जो है इक्वेशन नंबर 2 को
104 प्लस आई एल इंटू आर इक्वल्स टू वी। इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। दोनों इक्वेशन को इस तरीके से मैंने लिख लिया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अगर मैं इनको सॉल्व करूँ या फिर इनको अरेंज करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 100 प्लस आई एल बाई 2 इक्वल्स टू 104। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आइए 2 मिस्टेक, हाँ, ये इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे 100 EB2 के वक्त भी हम 50% से EB2 के वक्त भी हम 50% से स्पीड रिड्यूस कर रहे हैं, स्पीड रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब टॉर्क रिड्यूस होगा, इसका मतलब करंट भी रिड्यूस होगा, ये होना चाहिए हमारा इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे ही N2 के समय पे ही हमने स्पीड 50% रिड्यूस कर दी थी, इसीलिए यहाँ पे भी बाय 2 आएगा, IL/2। इसके ऊपर से मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, चलो, प्लस इक्वेशन 3 एंड 4 के ऊपर से मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस IL/2 इक्वल्स टू 104 प्लस IL/2। इन दोनों इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो IL इक्वल्स टू IL की वैल्यू निकल के आ जाएगी, IL इक्वल्स टू 8 एम्पियर, IL इक्वल्स टू 8 एम्पियर। यही मेरा न्यूमेरिकल था, ये करंट निकालने का सिंपल न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल है, बट थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए हमारा टाइम कंज्यूम करेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई या फिर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अगर न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप डायरेक्टली ईबी निकाल सकते हो, डायरेक्टली ईबी निकाल के ये 3 देखिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये सब करने की, यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद है, समझ में आ गए हैं, तो चलो भाई ईबी पहला तो ईबी निकाल लेंगे, पहला फटाक से ईबी निकाल लेंगे, दूसरा ईबी भी निकाल लेंगे, क्योंकि फार्मूला अगर ये निकल गया तो डायरेक्ट यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। ये स्विच कर, ये इक्वेशन लिख के रख दीजिए, ठीक है, इक्वेशन लिख के रख देंगे तो डायरेक्ट इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले में डाल के EB3 निकाल लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट EB3 निकालें, EB3 अगर निकाल लेंगे तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, और IL निकल गया। 5 से 6 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो इतना लेंदी जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सीरीज फील्ड ऑफ कम्युलेटिव कंपाउंड DC मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड देन द स्पीड विल बी, ऑप्शन ए लेस देन फुल लोड, मोर देन फुल लोड स्पीड, एंड ऑप्शन सी फुल लोड स्पीड और 0। अगर क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के सीरीज फील्ड को हम शॉर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, स्पीड कौन सी रीच कर जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन पता होना चाहिए स्पीड का। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB/5। अगर 5 टोटल फ्लक्स यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड की बात कर रहे तो सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स होंगे, हमारे पास 2 फ्लक्स होंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, टोटल फ्लक्स अगर इन्वर्सली फ्लक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, अगर मैं फ्लक्स को चेंज करूँगा तो मेरी जाहिर सी बात है, मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड के फ्लक्स क्या कहते हैं हमें, 5 टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू शंट फ्लक्स
प्लस सीरीज फ्लक्स, ठीक है। अगर मेरे सीरीज वाइंडिंग शॉर्ट हो गई, सीरीज वाइंडिंग अगर मेरी शॉर्ट हो गई, शॉर्ट सर्किटेड हो गई सीरीज वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट, तो मेरे सीरीज फ्लक्स क्या हो जाएंगे, सीरीज फ्लक्स जो है, सीरीज फ्लक्स इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। अगर मेरी सीरीज वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है तो सीरीज फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएंगे। इसीलिए मेरे टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू किससे रह जाएंगे, शंट फ्लक्स से। टोटल फ्लक्स, इसका मतलब टोटल फ्लक्स में गिरावट आ जाएगी, टोटल फ्लक्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। मेरे टोटल फ्लक्स अगर रिड्यूस होते हैं, यहाँ पे टोटल फ्लक्स अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो मेरी स्पीड, टोटल फ्लक्स रिड्यूस होते हैं तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो स्पीड इंक्रीज होने वाला ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, पहला तो है लेस देन फुल लोड स्पीड, नहीं, फुल लोड स्पीड से लेस नहीं हो रही, मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है। मोर देन फुल लोड स्पीड, ये हो सकता है मोर देन फुल लोड स्पीड, यही हमारा ऑप्शन है। मोर देन फुल लोड स्पीड के ज़्यादा हमें स्पीड मिलेगी। फुल लोड स्पीड में जब दोनों दोनों वाइंडिंग मेरी अटैच है सर्किट में, दोनों वाइंडिंग, दोनों फ्लक्स क्रिएट हो रहे हैं मेरे सीरीज फुल फ्लक्स और शंट फ्लक्स, तब मेरी फुल लोड स्पीड रीच कर जाएगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, और जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि शंट फ्लक्स तो अभी तो बाकी है, शंट वाइंडिंग तो बाकी है, इसीलिए मोर स्पीड हो जाएगी। क्योंकि फ्लक्स अगर कम होते हैं तो स्पीड कैसे होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ डीसी मोटर हैविंग अ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन 10 HP 37.5 एम्पियर टू 30 वोल्ट्स फ्लक्स पर पोल is equal to 0.01 Weber, number of parallel path is equal to 2, number of pole is equal to 4, number of conductor is equal to 666, armature resistance is equal to 0.267 ohm, the armature reaction is negligible and the rotational losses are 600 ohm. The motor operates from a 230 volt DC supply. If the motor run at 1000 rpm, द आउटपुट टॉर्क प्रोड्यूस इज, आउटपुट टॉर्क हमें निकालना है, देखते हैं निकालते हैं। तो सबसे पहले हम टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू फाई जेड एन पी अपॉन 60 ये इंटू आई ए माइनस लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस, ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, पी दिया हुआ, मतलब फ्लक्स दिए है, नंबर ऑफ कंडक्टर दिए है, नंबर स्पीड दी हुई है, पोल दिए हुए और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब ये स्पीड जो है ये आरपीएम में है, इसीलिए हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, आरपीएम से सेकंड में, आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। आईए नहीं दिया हमें, आईए जो है वो नहीं दिया, वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आईए निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम आईए निकाल लेते हैं। आईए इक्वल्स टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज तो दिया हुआ है हमें 230 वोल्ट, 230 वोल्ट वोल्टेज तो दिया हुआ है, और आर ए भी दिया हुआ है 0.276 ओहम, लेकिन ई बी नहीं दिया हमें, ई बी नहीं दिया, इसलिए ई बी हमको निकालना पड़ेगा। चलो ई बी निकाल के देखते हैं। ई बी इक्वल्स टू 5 जेड एन पी अपॉन 60, ये हो जाएगा ई बी। ई बी इससे निकाल दी, इसमें की तो सभी वैल्यू दी है, चलिए डालिए, सब वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो कितना निकलेगा, अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पे लिख लेते हो, ई बी इक्वल्स टू
और फाई कितना दिया हुआ है हमें, फाई दिया हुआ है 0.01 वेबर इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर 66 इंटू स्पीड दिए 1000 RPM इंटू नंबर ऑफ पोल 4 दिए हुए हैं, ठीक है। और 60 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2, इसका मतलब कौन सी वाउंड मोटर होगी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 दिए, इसका मतलब कौन सी मोटर होगी, मोटर वेव वाउंड होगी, ठीक है। अब ई भी निकाल लेते हैं, चलो वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट के तौर पे आपको बता दिया। ई भी हमारा आ जाएगा 2 वोल्ट 220 वोल्ट आ जाएगा। चलो ई भी यहाँ पे रख दो, अगर ई भी आप रख दोगे तो आई ए इक्वल्स टू 230 माइनस 2 वोल्ट अपॉन आर ए कितना है 0.267, इसका मतलब आई ए हमारा निकल के आ जाएगा 29.9625 एम्पियर। चलो आई ए निकल के आ गया, डाल दो इसमें टी इक्वल्स टू, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, टी इक्वल्स टू 1/2 इंटू फाई कितना दिया है हमें, फाई दिया है 0.01 इंटू जेड दिया है 666 इंटू एन दिया है 1000, एन कितना दिया है 1000, सॉरी ये इतनी सब वैल्यू, अरे यार मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये इतनी सारी वैल्यू डालने से अच्छा है यहाँ से हमारा टाइम बच जाता है ना। ये देखिए 5ZNP अपॉन 60 अपॉन ये किसकी वैल्यू है, ई बी की वैल्यू है, ये वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं हम, इसका मतलब यहाँ पे हम ई बी डाल सकते हैं, ई बी, ठीक है। और आई तो निकल के आ गया, लॉसेस, चलो ये इस तरीके से करने से अच्छा हम इस तरीके से करते हैं, इक्वल्स टू 1/1 ये 60 ऊपर चले जाएंगे, ये 60 जो है ये ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हमें आरपीएस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 60 अपॉन क्या हो जाएगा 60/2 इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पे हमने आरपीएस में किया था, अब हमें आरपीएम में किया है, इसलिए मल्टीप्लाई हमने 60 से किया है। चलो इंटू 2 ई बी की वैल्यू डाल दी, हाँ उसके बाद आई ए की डाल देते हैं 29.96 माइनस लॉसेस कितने दिए 600, हाँ ये हो गया 600। अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे टी इक्वल टू 57.8 न्यूटन मीटर, 57.8 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क हमारा निकल के आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालने जाता, इसमें अगर वैल्यू डालने जाता तो मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, कैलकुलेशंस करने के लिए टाइम जाता था, इससे तो अच्छा मैंने ई बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।